पाश्चात्य शिक्षा ने हमें क्या दिया है, इसकी अगली कड़ी में हम उन बातों को रखेंगे कि सचमुच इस शिक्षा ने हमें देव की संस्कृति दी या दानव की संस्कृति दी, या सच की संस्कृति दी या असत्य की संस्कृति दी, अंधकार की संस्कृति दी या प्रकाश की संस्कृति दी। भारतवर्ष में एक और परंपरा रही है भाव की, कि आपका भाव क्या होता है, कोई भी काम करने का भाव आपका क्या है, उसकी महत्ता होती है। निश्चित तौर पर हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया कि पश्चिम अगर नहीं आता तो भारत कूपमंडूक रहते। पश्चिम अगर नहीं आता यानी कि भारत कूपमंडूक था और यहाँ के कुओं को साफ़ करने के लिए पश्चिम के लोग आए थे। भाई कुएं के साफ़ करने के लिए आए ना। अगर भारत कूपमंडूक था और सांप और सपोरों का देश था तो वास्को डी गामा क्या करने आया था यहाँ पर? सांपों को मारने आया था क्या? झाड़ियों को साफ़ करने आया था क्या? नहीं। भारत एक उज्जवल संस्कृति का महान देश था जो सबको अपने अंदर पचा लेता था, समाहित कर लेता था। गोवा की बात हो रही है। पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत भारत में गोवा से होती है, पुर्तगालियों के द्वारा होती है। भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज आए और फ्रांसीसी आए। ये 5 जो विदेशी लोग हैं पाश्चात्य संस्कृति के, ये आते हैं और भारत में अपनी अपनी शिक्षा का प्रचार करते हैं। कोई पुर्तगीज कर रहा है, कोई फ्रांसीसी कर रहा है, कोई डच में कर रहा है, कोई डेनिश में कर रहा है और कोई इंग्लिश में कर रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी करीब 1500 ईस्वी के आसपास। उन्होंने यहाँ पर मुद्रालय भी खोला था, किताबें भी छापी थीं, लेकिन वो किताबें इसलिए नहीं छापी थीं कि भारतीयों को पढ़ाना है, बल्कि उन्होंने वो किताबों को इसलिए छापा था कि कैसे भारत का ईसाईकरण करना है। इसके लिए वहाँ पर जेवियर नाम के पादरी आते हैं और वहाँ पर खूब उन्होंने ईसाइयों का प्रचार किया। गोवा में इस ढंग का प्रचार हुआ था कि गोवा इक्विजिशन एक कांड हुआ। गोवा इक्विजिशन एक कांड हुआ जो करीब करीब 100 सालों तक चला था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमें इतिहास में बताया नहीं जाता है। इसमें यह हुआ था कि जबरन भारतीयों का धर्म परिवर्तन करवाया गया था शिक्षा के नाम पर, कि हम आपको शिक्षित कर रहे हैं पादरियों के द्वारा। और इसमें खास बात यह थी कि उस समय तक कुछ मुस्लिम भी थे और हमारे यहाँ इज़राइल से भी लोग रहते थे, यहूदी। उनका भी इन्होंने जमकर शोषण किया, लेकिन इसका घोर अत्याचार का प्रभाव जो है वो हिंदुओं पर पड़ा। इन्होंने हिंदुओं की स्त्रियों के साथ भी जघन्य कांड किया। इन्हें सार्वजनिक तौर पर ना सिर्फ कोड़े लगाए जाते थे भारतीयों को, बल्कि मौत की कठोर सज़ा दी जाती थी। बाद में इसके रिकॉर्डों को जला दिया गया था और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा की किताबों को छापकर हम लोगों को बताते थे। भारतीय भाषाओं में जैसे संस्कृत, मराठी, कोंकणी और उस समय कहीं कहीं अरबी भी थी, उन्हें भी वो लोग जला देते थे। फ्रांसिस जेवियर नाम का यह पादरी था जिसके नाम पर आज भी भारत में बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। ये जघन्य हत्यारा था, पादरी नहीं था, संत नहीं था। इसने अपने राजा को चिट्ठी लिखी थी कि कैसे भारतीयों का ईसाईकरण किया जाए, अगर ये ना माने तो इन्हें कैसी कैसी सज़ा दी जाए। उसने वहाँ पुर्तगाल के राजा को चिट्ठी लिखी थी, जेवियर ने, फ्रांसिस जेवियर ने। यह जेवियर इतना धूर्त था कि इसने अपना रूप बदल लिया। ये एक हाथ में घंटी लेता था और दूसरे हाथ में बाइबल लेता था और इसका गांव-गांव में प्रचार करता था। लोगों ने समझा कि ये प्रेम की बातें कर रहा है, लेकिन इसने मुखौटा ओढ़ा हुआ था। गलियों में जाता था और किताबों को बांटता था, पुस्तकों को बांटता था। याद रखिए, भारतीय भाषा या भारतीय साहित्य की पुस्तकें नहीं बांटी जा रही थी, ना भारतीय शिक्षा की बात हो रही थी, पुर्तगीज की बात हो रही थी, पादरी की बात हो रही थी, ईसाइयों की बात हो रही थी। लेकिन ये सारा कुकर्म जो हो रहा था वो शिक्षा के नाम पर हो रहा था। दूसरा जो
पुर्तगीज जो था उसका नाम था रॉबर्ट नोबिली। वो तो एक कदम और आगे बढ़ गया। वो भगवा वस्त्र में, आज भगवा वस्त्र को लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन वो खुद आज से करीब 400 साल पहले भगवा वस्त्र पहनकर वो गांव-गांव घूमता था। वो सिर्फ भगवा ही नहीं पहनता था बल्कि वो शाकाहारी भी हो गया, और उसने अपने लिए जो रसोइया भी रखा वो भी पंडित को रखा। और उनका काम क्या था कि भारतीय संस्कृति पर आक्रमण करना, उनकी कमियों को बार बार दिखाना और उनका प्रचार करना, यही पाश्चात्य शिक्षा का मूल मंत्र बन गया था। आखिर इनका प्रचार क्यों नहीं हो पाया, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों ने 100 साल तक ऐसा किया, लेकिन और जगह क्यों नहीं जा पाए। कारण ये था कि जब उन्होंने जघन्य अत्याचार किया तो हिंदुओं में एक कमी भी है, विशेषता भी है। पहले वो सहते बहुत हैं, लेकिन फिर वो जमकर प्रतिकार करते हैं। वही फिर वहाँ के हिंदुओं ने शुरू किया, उन्होंने जमकर इनका प्रतिकार किया और इनको एक क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया। इसीलिए पुर्तगालियों का प्रचार और प्रसार गोवा से आगे, कोंकण वाले एरिया से आगे नहीं हो पाया, जिसमें सारा का सारा योगदान उस समय की भारतीय हिंदू संस्कृति को था कि जिसने इनका जमकर प्रतिरोध किया था। पुर्तगालियों की इस हालत को डचों ने देखा था। वो समझ गए थे कि अगर हम व्यापार करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, व्यापार पे ही अपनी दृष्टि डलाएं। अगर हम धर्म परिवर्तन के मामले में पड़ेंगे तो हम भी पुर्तगालियों के द्वारा खदेड़ दिए जाएंगे। इसलिए डचों ने थोड़ा समझदारी का काम किया और हालांकि उन्होंने भी शुरुआत की थी, लेकिन इस तरीके का जघन्य काम उन लोगों ने नहीं किया और उन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो व्यापार पर लगाया। स्कूल वगैरह खोले, लेकिन वो अपने काम से काम मतलब रखते थे। फिर बेदरा के युद्ध में वो अंग्रेज़ों से हार गए और अंग्रेज़ों से हारने के बाद फिर भारत को डचों को अंग्रेज़ों से हारने के कारण बेदरा की लड़ाई हुई थी, उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। अब जो तीसरे हैं वो डेनिश थे, डेनमार्क से आए थे। इन्होंने भी भारत में फिर वही काम शुरू किया, अपना ईसाईयत का शिक्षा के नाम पर प्रचार करना शुरू किया। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु को इन्होंने पहला अपना मुख्य केंद्र बनाया। इन्होंने तमिल सीखी। याद रखिए, डेनमार्क के लोगों ने, डेनिश लोगों ने तमिल सीखी और तमिल का व्याकरण भी इन्होंने बनाया। बाइबिल का तमिल में भी अनुवाद किया इन लोगों ने, और इन्होंने तमिल को माध्यम बनाकर धर्म यानी पादरी धर्म यानी ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया। ये बड़े धूर्त और चालाक लोग थे। और जहाँ इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, विशेषकर दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, वहाँ उनके काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनमें से कुछ लोग ईसाई हो गए। उनके लिए इन्होंने अपने स्कूल खोले जहाँ पर ईसाईयत की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन व्यापार में समस्या आने के कारण, धन की कमी के कारण इनका काम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। तो इस तरीके से पुर्तगीज़, डेनिश और डच लोगों को हमने देखा कि कैसे सारे लोगों ने शिक्षा के नाम पर, पाश्चात्य शिक्षा के नाम पर, सभ्य बनाने के नाम पर हमारे साथ घोर अत्याचार किया। अगले भाग में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत में आपस में पहले लड़ाई की और फिर अपना व्यापार फैलाया, और कैसे फिर फ्रांसीसियों को भारत से जाना पड़ा, फिर अंग्रेज़ों का एक छत्र अधिकार भारत के शासन पे हो गया, और कैसे उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा को भारत पे थोप दिया। पहले थोपने का जघन्य अपराध पुर्तगीज़ ने किया था, फिर बीच में डचों ने किया, डेनिश ने भी किया, डचों ने भी किया। फ्रांसीसी को थोड़ा कम मौका मिला, लेकिन अंग्रेज़ों को ज़्यादा मौका मिला और पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेज़ी शिक्षा के नाम से जानी जाने लगी। और आज भी हम पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेज़ी शिक्षा के नाम से जानते हैं, जबकि पाश्चात्य शिक्षा का मतलब पुर्तगीज़ शिक्षा भी हो गई, डेनिश शिक्षा भी हो गई, डच भी हो गई। आखिर क्यों अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी को ही मुख्य फोकस में रखा गया, इसका कारण अगले अध्याय में, अगले भाग में हम बताएंगे।